हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए, आपका वेलकम है अपनी यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ फॉर यू में। जैसा कि मैं आपके सामने फिर से पूरी एनर्जी, विश्वास और ईमानदारी से अपनी नेक्स्ट क्लास की ओर उपस्थित हुआ हूं। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, मतलब क्या कहते हैं, पिछले बहुपद वाले चैप्टर को देखा था। और बहुपद से आगे जो एक चैप्टर पढ़ने को लिए मिला था जिसका नाम था विभाजन एल्गोरिथ्म। उस विभाजन एल्गोरिथ्म के चैप्टर को मैंने पूरी तरह से एंड कर दिया था। जितना भी आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी से था कल के क्लास में, सारा क्वेश्चन को मैं जो है पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। मुझे उम्मीद है कि आप भी अच्छे ढंग से भली भांति से मेरे वो चैप्टर को समझे होंगे और उस चैप्टर से जो है कुछ और भी प्रैक्टिस आपने किया होगा। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूं कि आज का जो क्लास है वो एक नया चैप्टर से आपका मैं मुलाकात कराने जा रहा हूं। एक नए चैप्टर पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं, एक नए लेसन, नए पार्ट को मैं आपको बताना चाहता हूं। ठीक है भाई मेरे, उससे पहले यदि आप के अंदर किसी भी तरह का कोई बोझ हो, कोई टेंशन हो, कोई प्रेशर हो, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि नए चैप्टर का शुरुआत नए माइंड से, अच्छे विचार से, बिल्कुल खाली माइंड से हम करें और उसे काफ़ी अच्छे ढंग से, हंसते वाले अंदाज में उसे अच्छे ढंग से सीख लें। ठीक है, उससे पहले आप उसी को हटा दें, टेंशन को हटा दें, तनाव को हटा दें और मेरे साथ 20 या 25 मिनट कुछ देर बने रहें, क्योंकि ये आपका 20 या 25 मिनट मैं यदि आपका ले रहा हूँ तो आपको भी मैं कुछ देने वाला हूँ। और वह जो चीज़ है वह एक अच्छा कंसेप्ट है, वह जो चीज़ है वह एक अच्छा बेस है, वह मैथ्स के प्रॉब्लम से एक अच्छा डील है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। चलिए अब आइए, मैं अपने चैप्टर को स्टार्ट करने वाला हूं। उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है मेरे भाई, ये सारे काम कर दें ताकि मैं अंदर से पूरी तरह से एनर्जी होकर आपके सामने आया हूं और पूरी तरह से एनर्जी होकर आपको पढ़ाऊं, एक अच्छा कंटेंट दूं। ठीक है, चलिए अब इधर उधर की बिना बातें करते हुए मैं अपने चैप्टर पर आता हूं, मैं अपने पढ़ाई पर आता हूं। आइए अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिस चैप्टर का इंतजार काफी दिनों से आपको भी था, मुझे भी था। और मैं ये चाह रहा हूं कि यह जो चैप्टर है आपके एग्जाम की दृष्टि से भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपके बुक के लेवल में से भी देखा जाए तो उसका भी एक मुख्य भूमिका है। ठीक है, आइए मैं उस चैप्टर का नाम लिखने जा रहा हूं, आप बिल्कुल ध्यान से मेरे बातों को सुने और मेरे बातों पर ध्यान दें। ठीक है, तो उस चैप्टर का नाम है भाई, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, उस चैप्टर का नाम क्या है? निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं, निर्देशांक ज्यामिति, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। आइए इस चैप्टर को, नए चैप्टर को हम लोगों ने देखा। हेडिंग पॉइंट क्या है? निर्देशांक ज्यामिति, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। यह जो निर्देशांक ज्यामिति है आपके चैप्टर में काफी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। यह जो चैप्टर से एग्जाम में आने के क्वेश्चन जो है वो ज्यादा चांसेस बने रहते हैं। ऐसे ऐसे इसमें जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस निर्देशांक ज्यामिति से आते हैं और साथ ही साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूं कि इसको काफी एक अच्छे ढंग से, एक बिल्कुल जो है मतलब इंजॉय मूड में मैं आपको इस चैप्टर का इंट्रोड्यूस दूं और इस चैप्टर में जितना भी बेस है, जितना भी एक अच्छा कंटेंट है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि भाई एवं बहन आपको मैं दूं, ताकि आपको किसी भी तरह का इस चैप्टर में कोई आगे चल के प्रॉब्लम ना हो, किसी तरह का कोई परेशानियां का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है, आइए चलिए मैं स्टार्ट करता हूं, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं, हिंदी में जिसे कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। यह जो निर्देशांक ज्यामिति है वो माप पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस को बताता है। ठीक है, और यह डिस्टेंस को बताने के साथ साथ यदि इसका हम लोग डिफिनेशन चाहते हैं तो डिफिनेशन ये कहता है कि सबसे पहले क्या होता है कि इसमें एक आपको फिगर देखने को मिलेगा और फिगर में एक चार घर होगा और उस चार घरों के बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज होना जरूरी है कि कौन से घर में क्या पॉजिटिव होता है, क्या निगेटिव होता है, क्या उसका वहां पर नियम कहता है। ये सारी चीजों को यदि आप जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो समझिए कि आपने 50% निर्देशांक ज्यामिति के क्वेश्चन को बना दिया। बिल्कुल जो आप जो है, चाहे वो क्वेश्चन का लेवल जिस तरह भी हो, लेकिन आपने यदि ये सारी चीजों का बेस आपके माइंड में यदि है तो मुझे उम्मीद है कि आप निर्देशांक ज्यामिति से बिल्कुल परिचित होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। वह चित्र क्या है, वह फिगर क्या है, वह पॉजिटिव निगेटिव क्या है, ये सारी चीजों को हम लोग देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं, यह फिगर कुछ इस तरह का अंदाज में है मेरे भाई। आइए पहले हम लोग फिगर के जरिए सारी बेस को हम लोग जान लें। ठीक है,
ये जो बड़ा लाइन आप देख रहे हैं, इस जो सोया हुआ लाइन है या जो बिल्कुल जो है लेटा हुआ लाइन है, इस लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस कहते हैं। ये जो ऊपर जो है इसको हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? वाई एक्सिस, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं एक्स अक्ष के नाम से जानते हैं। एक्स अक्ष कहते हैं, हिंदी के नाम में जानते हैं। और इसे हम लोग क्या कहते हैं भाई मेरे? वाई अक्ष के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसे अगर ये हॉरिजेंटल लाइन कहलाता है और ये वर्टिकल लाइन कहलाता है। मैंने क्या बोला कि जिस तरह से ये पड़ा दिख रहा है, जिसको हम लोग एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं, एक्स अक्ष के नाम से जानते हैं, और ये जो खड़ा दिख रहा है लाइन मेरे भाई, जिसको हम लोग वाई एक्सिस के नाम से जानते हैं, वाई अक्ष के नाम से जानते हैं। इतनी बात तो आप समझ गया होगे। मुझे उम्मीद है कि पहला पॉइंट का पहला चीज आपने जाना होगा। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट ये कहता है मेरे भाई कि जब ये एक्स एक्सिस हो गया, जब वाई एक्सिस हो गया, तो वहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो कटान बिंदु है, जो मिलन बिंदु है, उसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु, जिसको हम लोग ओरिजिन के नाम से भी जानते हैं। और मूल बिंदु जो होता है वो 0 0 होता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ओरिजिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतनी बात को आप समझ जाएं, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मूल बिंदु, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। आइए अब हम लोग समझते हैं इसमें होता क्या है, यह चीज आपको क्या बताता है। यह चीज का यदि आप बेस नॉलेज रखते हैं तो कहां तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आप परिचित हो सकते हैं, कहां तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आप भली भांति जान सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को सुन रहे होंगे, मेरी बात को ध्यान दे रहे होंगे, क्योंकि ध्यान देना आपके लिए काफी जरूरी है। भाई मेरे, मैंने क्या बोला? ये खड़ा लाइन है जिसको हम लोग वाई एक्सिस के नाम से जानते हैं, वाई अक्ष कहते हैं। ये जो सोया हुआ लाइन है, पड़ा हुआ लाइन है, जिसको हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं, एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, और वाई अक्ष और एक्स अक्ष यानी एक्स अक्ष या वाई अक्ष का जो कटान बिंदु है, जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल का जो कटान बिंदु, उस कटान बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में ओरिजिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और किसी भी मतलब डिस्टेंस की शुरुआत होती है, दूरी जो मापा जाता है एक्सिस में, तो वह जो दूरी होती है वो मूल बिंदु से नापा जाता है। कहां से मापा जाता है? मूल बिंदु। आइए, पहला पॉइंट तो हम लोगों ने जाना है, वाई एक्स एक्सिस जाना, वाई एक्सिस जाना, मूल बिंदु जाना। अब उसमें आगे की ओर क्या जानने को मिलेगा भाई मेरे? आपको मैं बता दूं कि जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं वह चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, और निर्देशांक ज्यामिति में कुछ बिंदु इस तरह का मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? एक 4 है और एक 3 है। यह इंडिकेट करता है कि पहला जो बिंदु होता है भाई मेरे, वो एक्स अक्ष को बताता है। पहला बिंदु का पहला पार्ट जो है 4 है, वह एक्स अक्ष को इंडिकेट करता है। और ये जो दूसरा बिंदु है, जिसको हम लोग वाई अक्ष के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि इस तरह का आपको मिलेगा साइन, कहीं पर आपको एक्स और वाई के रूप में भी देखने को मिलेगा, कहीं x1 और y1 के रूप में भी मिलेगा, कहीं पर 1 और 2 के रूप में भी मिलेगा, कहीं पर 0 और 3 के रूप में भी मिलेगा, कहीं पर 3 और 0 के रूप में भी मिलेगा। तो आप यहाँ से एक कंसेप्ट आप ये समझो कि यहाँ पर जो 4 और 3 है, तो 4 का मतलब हुआ कि पहला जो पद है जिसको हम लोग एक्स अक्ष इंडिकेट करते हैं, और दूसरा जो पद है जिसको हम लोग वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो याद रहे कि पहला क्वाड्रेंट है, पहला जो ये घर है जिसको हम लोग प्रथम पाद कहते हैं, द्वितीय पाद कहते हैं, तृतीय पाद कहते हैं और चतुर्थ पाद कहते हैं। जबकि इंग्लिश में इसका नामकरण की बात करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं और थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। अब ये बात करते हैं क्या मैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पहला जो घर है, उस घर में एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, यानी उसके चिन्ह पर मैं चर्चा करने वाला हूं, उसका चिन्ह का संकेत क्या होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम बता रहे हैं कि पहला जो घर है मेरे भाई, उसमें एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है और वाई एक्सिस भी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इतनी बात तो आप समझ गए। दूसरा एक्सिस जो होता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस इस साइड वाला पॉजिटिव होता है, ये क्या होता है? निगेटिव होता है, और ये क्या होता है? निगेटिव होता है वाई एक्सिस, और ये ऊपर में वाई एक्सिस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अब इधर आते हैं तो यहाँ पर याद रहे कि एक्स एक्सिस से ही शुरुआत होता है, इसलिए एक्स एक्सिस को आगे लिखते हैं, वाई एक्सिस क्या होता है? पीछे होता है। उसी तरह से जब ये वाले घर में आते हैं, जिसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं मेरे भाई? फर्स्ट क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतनी बात आप ध्यान रखें। इसको हम लोग कहते हैं मेरे भाई सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं। और सेकंड क्वाड्रेंट में जो हुआ ये वो आपको एक्स एक्सिस माइनस में होता है और यहाँ पर वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है, इस तरह का होता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि यह बात आप समझ रहे होंगे। एक्स एक्सिस माइनस में होता है, वाई एक्सिस क्या होता है? प्लस में होता है। जबकि थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में मेरे भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? एक्स एक्सिस से स्टार्टिंग होता है, तो एक्स एक्सिस ये माइनस में हुआ, वाई एक्सिस क्या होता है? प्लस में होता है। इतनी बात को आप समझें।
जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं हम, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरे भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होता है ना, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में यह होता है, एक्स एक्सिस शुरुआत ये प्लस होता है, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, ये माइनस होता है। इतनी बात को आप समझ लें। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि हम लोगों ने बिल्कुल जो है चैप्टर को स्टार्टिंग कर दिया। अब आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी अंदाज में आता है और आने वाला है, जो आप आसानी वे में बना दोगे। यदि इस चीज़ का आपको नॉलेज होगा तभी निर्देशांक ज्यामिति से आप परिचित होंगे, वरना यदि इस चीज़ का नॉलेज आपको नहीं है, कंसेप्ट नहीं है, बेस क्लियर इससे नहीं है, तो आप बिल्कुल जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके लिए अधूरा है, जीरो है, आप कुछ भी उसके बारे में नहीं बता सकते हो। आइए हम समझते हैं, क्या समझते हैं, एक्स एक्सिस जिसको हम लोग जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के नाम से, या पहला घर हुआ, और पहला घर में एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। इतनी बात तो समझ में आ गया। भाई मेरे बात करते हैं अगले घर में जा रहे हैं, जिस घर का नाम है सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, और जिसे हम लोग द्वितीय पाद के नाम से जानते हैं, और इसमें एक्स जो होता है एक्सिस माइनस में होता है और वाई जो होता है पॉजिटिव होता है। अब आगे की ओर जाते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में जब हम जाते हैं, तो उस थर्ड क्वाड्रेंट में मेरे को क्या देखने को मिल रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस माइनस होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, प्लस होता है, क्योंकि शुरुआत में जो पहला लेटर लिखते हैं वह एक्स एक्सिस ही होता है और दूसरा जो होता है वाई एक्सिस होता है। तो ये माइनस में हुआ, ये प्लस में हुआ। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, ये एक्स को पॉजिटिव होता है और वाई जो होता है निगेटिव होता है। इतनी बात तो आप समझ गया होंगे। मुझे उम्मीद है कि यह कंसेप्ट में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा। चलिए, अब क्या होता है कि आपके एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है, आइए सबसे पहला क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं कि यदि आपका, मैं बता रहा हूं कि यदि इस तरह का क्वेश्चन आपका रहेगा, निर्देशांक ज्यामिति दे रखेगा 4 और 3 दे रखेगा, दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा, -4 -3 दे रखेगा, तीसरा दे रखेगा मेरे भाई क्या दे रखेगा, 3 - 4 दे रखेगा, और चौथा नंबर जो दे रखेगा, जिसको हम लोग डी के नाम से जानते हैं, वो आपको दे रखेगा -3 और 4 दे रखेगा। तो आपको बताना है कि यह जो मतलब बिंदु है या कौन से क्वाड्रेंट में है, प्रथम क्वाड्रेंट में है या सेकंड में है या थर्ड में है या फोर्थ में है। यदि इस पॉइंट को बताने से पहले आपका क्या होना चाहिए कि ये पूरी तरह से ये मतलब क्या कहते हैं, फिगर को आपको जानकारी होना जरूरी है। यदि इस फिगर पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है वो चीज़ का नॉलेज नहीं रहेगा, तो आप ऐसे क्वेश्चन को नहीं बना सकते हो, क्योंकि यहीं से ये क्वेश्चन उठता है, ना कि यहाँ से ही उठता है। इसी के सहायता से ये बनता है। इसलिए मुझे इस जड़ को जानना जरूरी है, तब हम उसके फुंगी पर, तब हम उसके ऊपर पत्ते वाले डाल पर पहुंच सकते हैं, वरना अगर इसका नॉलेज नहीं है तो हम यहाँ नहीं आ सकते। ठीक है, चलिए, आपको मैंने जिस तरह से अभी बताया उसी तरह से आपको खुद बताना है मेरे भाई, कि जिस तरह से क्या हुआ कि 4 और 3 है, इसका मतलब एक्स एक्सिस 4 है और वाई एक्सिस 3 है, तो इसके ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो आपका आंसर होना चाहिए भाई मेरे कि यह जो होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। या किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इतनी बात तो आप समझ गए। अब अगले क्वेश्चन को मैं जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर बी देख रहा हूं कि एक हो गया -4 और -3, इसका मतलब एक्स एक्सिस माइनस में है और वाई एक्सिस भी माइनस में है, तो वो माइनस वाला इंडिकेट को हम ध्यान देंगे कि कौन सा माइनस में आता था। तो पता ही चला कि हमने यहां देख रहे हैं मेरे भाई, सॉरी, यहाँ पर जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में ये दोनों माइनस में रहेगा। ये थोड़ा सा कंसेप्ट में गलती हो गया, इसके लिए माफी चाहता हूं कि यहाँ पर ये दोनों क्या होगा, माइनस में, ये वाई एक्सिस माइनस में पर। तो यहाँ पर देखो -4 है और -3 है, तो -4 -3 जो ये थर्ड क्वाड्रेंट को फॉलो करता है। इसी चलते इसमें क्या होगा मेरे भाई, थर्ड क्वाड्रेंट होगा। ये कहाँ चल जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। अगला जब देखते हैं कि ये 3 और -4 यानी 3 पॉजिटिव है और 4 निगेटिव है, यानी प्लस और माइनस की बात करते हैं, प्लस और माइनस की बात करते हैं, तो प्लस और माइनस आता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। वो कहाँ होता है भाई मेरे, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। प्लस और माइनस क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आगे देखते हैं कि -3 और -4 है, -3 और -4 है, यानी माइनस निगेटिव और पॉजिटिव है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, वो निगेटिव और पॉजिटिव कहाँ, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो पता ही चला कि हमने इस फिगर के जरिए इस सारे ऑप्शन, चारों जो ऑप्शन दे रखा था वो सारे ऑप्शन को मैंने बना दिया, और इससे मैंने 1 नंबर का क्वेश्चन को मैंने प्राप्ति कर लिया। यानी आपने एग्जाम के 1 नंबर के क्वेश्चन को बिल्कुल बना दिया, कहीं पर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मुझे उम्मीद है कि यह क्वेश्चन का पैटर्न आप समझ गए होंगे। यह पहला पॉइंट का, पहला जो स्टार्टिंग पॉइंट है निर्देशांक ज्यामिति का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, वो बिल्कुल आप समझो कि अब स्टार्ट हो गया। आपको सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है। क्या बोला कि एक्स एक्सिस जो होता है, पहला घर फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसको कहते हैं, ऑल यहाँ पर एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, सेकंड में माइनस होगा, यहाँ पर एक्स एक्सिस निगेटिव और वाई पॉजिटिव। थर्ड में देखते हैं कि ये दोनों निगेटिव होगा, एक्स भी निगेटिव वाई भी निगेटिव, और
फोर्थ में देखते हैं ये पॉजिटिव होगा और ये क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा, क्योंकि शुरुआत हम एक्स एक्सिस से करते हैं उसके बाद वाई के पास जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सारी बात को आपने भली भांति समझ गए होंगे, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि आगे आपके बुक में क्या होगा कि 1 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा कि यहाँ पर एक होता है भुज होता है और एक होता है मेरे भाई कोटि होता है। एक भुज होता है, एक क्या होता है, कोटि होता है। तो याद रहे कि एक्स एक्सिस वाले पार्ट को हम लोग भुज के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस का जो पार्ट होता है उसको हम लोग भुज कहते हैं और वाई एक्सिस का जो पार्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, सवाल पूछ दिया जाए कि इसमें भुज कौन है और कोटि कौन है, एज एग्जाम्पल के तौर पर जैसे -3 है और यहाँ पर ये अगर 4 है तो इसमें आपको बताना है कि ये कोटि किसे कहते हैं और भुज किसे कहते हैं। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि एक्स एक्सिस को पहले लिखते हैं तो ये आपका हो गया मेरे भाई भुज हो गया और ये वाई एक्सिस उसके बाद लिखा था, ये हो गया क्या हो गया, कोटि हो गया। तो पता ही चला कि कोटि बराबर 4 हुआ और भुज बराबर जो हुआ वो -3 हो गया। मुझे उम्मीद है कि भुज और कोटि का यदि आपके सामने 1 नंबर का क्वेश्चन आया तो आप ऐसे क्वेश्चन को भी बना देंगे, कहीं पर किसी तरह का भी ऐसा क्वेश्चन से आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए ऐसे क्वेश्चन को भी आप समझ गए, किसी तरह कोई प्रॉब्लम ना हो। भुज और कोटि वाले क्वेश्चन को भी आपने समझ लिया। अब आगे चल के क्या होगा मेरे भाई, आगे आपको मिलेगा यदि एक्स एक्सिस पर यदि कोई बिंदु है तो वहां पर वाई एक्सिस जो होता है वो 0 होता है। एज एग्जाम्पल यदि यहाँ पर मान लिया पहला पॉइंट 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 3 है और चौथा क्या होगा 4 है, ये 5 है। उसी तरह से ये भी पॉजिटिव 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये क्या हो गया 5 हो गया। ये निगेटिव -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, -5 हो गया। ठीक है, ये भी माइनस में -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, -5 हो गया। ठीक है, तो मैं ये कहने जा रहा हूँ, मैं ये बताने जा रहा हूँ यदि कोई बिंदु एक्स एक्सिस पर है तो वैसे स्थिति में वाई एक्सिस के सभी बिंदु क्या होगा, 0 होगा। मान लिया जाए कि यदि 4 है, कोई एक्स एक्सिस पर 4 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4,0 हो गया। बात समझ में आया कि नहीं है? मैं क्या बोल रहा हूँ कि यदि कोई बिंदु एक्स एक्सिस पर है तो वैसे कंडीशन में वाई एक्सिस के सभी बिंदु पर क्या होंगे, 0 होंगे। और यदि कोई बिंदु वाई एक्सिस पर है तो वैसे रिस्पेक्ट में एक्स एक्सिस 0 होंगे। यदि मान लिया जाए कि वाई एक्सिस 0 होंगे, जैसे कोई बिंदु अगर 3 पर है, वाई एक्सिस पर 3 पर है तो इसका मतलब 0,3 होगा। 0, क्या होगा, 3 होगा। वाई एक्सिस पर कोई 2 पर है तो इसका मतलब एक्स एक्सिस 0 होगा, वाई एक्सिस क्या होगा, 2 होगा। यदि आपके क्वेश्चन में, यदि आपके बुक में कोई इस तरह से दे रखा है, मतलब क्या कहते हैं ऑप्शन दे रखा है कि 0,2, तो यह इंडिकेट कर रहा है मेरे भाई कि यह जो पॉइंट है 2 जो है एक्स एक्सिस 0 है, तो इसका मतलब कि यह जो बिंदु का है वो वाई एक्सिस पर स्थित है, ना कि एक्स एक्सिस पर है। जबकि एक्स एक्सिस पर यदि स्थित होगा तो यहाँ पर 2,0 होगा। एक्स एक्सिस पर क्या होगा, 2,0। ऐसे ऐसे कंसेप्ट को आपको बिल्कुल भली भांति से माइंड में रखना है। यदि ऐसा ऐसा कंसेप्ट आप अपने माइंड में रखेंगे तभी निर्देशांक ज्यामिति से आप इंट्रोड्यूस हो पाएंगे, परिचित हो पाएंगे, बना पाएंगे। वरना यदि ये सब का कंसेप्ट नहीं है तो आप कितनों भी हाथ पैर मार लें, आपका क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है। मैं क्या बोला कि एक्स एक्सिस पर यदि कोई बिंदु तो वैसे रिस्पेक्ट में वाई एक्सिस 0 होता है, और यदि वाई एक्सिस पर कोई बिंदु है तो वैसे रिस्पेक्ट में एक्स एक्सिस 0 होता है। और यदि कोई मूल बिंदु पर जो हो, यदि मैं बता रहा हूं यदि कोई पॉइंट अगर मूल बिंदु पर हो तो वैसे रिस्पेक्ट में क्या होगा कि x भी 0 होगा और y भी 0 होगा, क्योंकि ओरिजिन और मूल बिंदु क्या कहता है कि बिल्कुल जो है हॉरिजेंटल और वर्टिकल जहां पर एक दूसरे का मिलन बिंदु होता है, काटती है ये पॉइंट पर, तो जिसको हम लोग क्या कहते हैं 0 और 0 होता है और मूल बिंदु का यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट होता है। यहीं से हम लोग जो होता है दूरी को मापते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सारी कंसेप्ट को आप अच्छे ढंग से समझे होंगे, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम यहाँ तक आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका निर्देशांक ज्यामिति का मैं अब लगभग जो है 30% क्वेश्चन को मैं डील कर चुका हूँ। यानी ये बेस को यदि आप अपने माइंड में रखा, कंसेप्ट में रखा, तो समझिए कि अभी आपने 30% क्वेश्चन को, परेशानी को आपने बिल्कुल पार कर लिए हैं। बाकी 20% परेशानी बच रहा है जो आपको बेस से रिलेटेड ही है, और वही बेस के अंदर में यदि आप पकड़ लेते हैं तो समझिए कि आप 50% पर पहुंच गए। और जब आप 50% पर पहुंच गए तो बिल्कुल जो है माइंड और पेन आप ही का रहेगा, और बिल्कुल सिर्फ एक अच्छा गाइडलाइन रहेगा और सारे क्वेश्चन को काफी आसानी वे में, एक हल्के अंदाज में, एक अच्छे वे में आप बना देंगे। ठीक है, चलिए मुझे उम्मीद है कि ये सारी बात को आप भली भांति समझ गए होंगे, क्या क्या पॉइंट था, सारे पॉइंट को आप समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे की ओर बात करते हैं मेरे भाई। आगे की ओर इसमें क्या कहता है कि एक डिस्टेंस से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन बड़ा पूछता है। वह मूल बिंदु या मूल बिंदु
बिंदु के बीच की दूरी निकालने के लिए बोलेगा, या कह देगा कि दो बिंदु के बीच की दूरी निकालें, तो उसके लिए इसमें क्या लॉजिक होता है, क्या नियम होता है, वो सारी चीज़ को मैं बताने जा रहा हूँ। जो आपका उसके बाद का समझिए कि ये आप पहला चैप्टर का निर्देशांक ज्यामिति का पहला लेसन का पार्ट 1 जो है बिल्कुल समझिए कि कंप्लीट हो गया। अब आइए यहाँ पर क्या है कि दो बिंदु के बीच की दूरी, दो बिंदु की बीच की दूरी के लिए सूत्र, दो बिंदु के बीच की दूरी के लिए सूत्र होता है। निर्देशांक ज्यामिति यदि हम पढ़ रहे हैं तो उसके कंसेप्ट में क्या कहता है कि दो बिंदु के बीच की दूरी के लिए सूत्र होता है निर्देशांक ज्यामिति। दो बिंदु के बीच की दूरी के लिए निर्देशांक ज्यामिति में सूत्र होता है मेरे भाई, क्या है, दो बिंदु, यदि एक बिंदु को एक पॉइंट ए है और यहाँ पर एक बिंदु क्या है, एक पॉइंट बी है, तो मैंने बताया था कि एक पॉइंट ए है, ये बिंदु है, इसको हम लोग एक्स एक्सिस और वाई में लिखते हैं, इसको हम लोग x1 मानते हैं और इसको हम लोग क्या मानते हैं मेरे भाई, y1 मानते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या मानते हैं, x2 मानते हैं, इसको हम लोग y2 मानते हैं, ठीक है। और यही दो बिंदु के बीच की दूरी होता है AB, ये बिंदु के बीच की दूरी AB बराबर इसमें फॉर्मूला होता है। और यदि आप दो बिंदु के बीच की दूरी के फॉर्मूला को अपने माइंड में रखते हैं तो समझिए कि यह एक फॉर्मूला ऐसा फॉर्मूला है जो बिल्कुल निर्देशांक ज्यामिति का जो है रीढ़ का हड्डी की तरह काम करता है। जिस तरह से यदि मैं आपके सामने खड़ा हूं तो सबसे बड़ा पार्ट है कि मेरा पीछे का बैक साइड का जो हड्डी है, रीढ़ का हड्डी है, वही हड्डी पर आदमी इंसान खड़ा होता है। ठीक उसी तरह से निर्देशांक ज्यामिति यदि आप पढ़ रहे हो तो उसमें क्या है कि दो बिंदु के बीच की दूरी को यदि आपने याद कर लिया और दो बिंदु के बीच की दूरी को यदि आपने समझ लिया और याद कर लिया तो समझिए कि आपने पूरी तरह से उसके मेन पार्ट को आप अपने कब्जे में कर लिया। यानी यही बिंदु की दूरी से रिलेटेड आपको हर बार यही आएगा और ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आपको सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, दो बिंदु के बीच की दूरी के लिए जो है एक फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है। अभी कुछ पल के लिए फिलहाल मैं आपको वह सूत्र दिखा देता हूं और याद करा देता हूं। बाकी मैं आगे चल के ये भी बताऊंगा कि वह सूत्र कैसे बनता है, कैसे उसका सूत्र आता है। मैंने क्या बोला कि दो बिंदु के बीच की दूरी निकाल रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर में। एक का एक्स का एक्सिस को हम लोग x1 मानते हैं, एक को y1 मानते हैं, एक को x2 मानते हैं, एक तो y2 मानते हैं, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं बोलेंगे कि 1 का ही नहीं मानने, 2 का नहीं, क्योंकि सिर्फ अभी आपको मैं एक सूत्र के पास जा रहा हूं जो हमारे गणितज्ञ ने एक हमारे लिए एक अच्छा बेस निकाला है, एक अच्छा आसानी वे में रास्ता चुना, वही रास्ता को हम लोग भी चुनेंगे, ठीक है। ए बी बराबर एक सूत्र होता है रूट अंडर मेरे भाई क्या होता है कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर होता है और प्लस होता है y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है। मैंने क्या बोला कि दो बिंदु के बीच की दूरी के लिए फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर होता है प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है रूट अंडर, ठीक है। मेरी बात को आप समझ गए होंगे। क्या समझें कि यदि दो बिंदु के बीच की दूरी के लिए निर्देशांक ज्यामिति का ये पार्ट पूछे और उस पॉइंट में अगर पूछ दे कि दो बिंदु के बीच की दूरी क्या होती है, यानी ए और बी के बीच, इस ए को हम लोग x1 मानते हैं, y1 मानते हैं पहला बिंदु, दूसरा बिंदु को x2 और y2 के नाम से जानते हैं, तो उसमें क्या होता है कि x1 माइनस x2 x वाले एक्सिस को x के साथ घटाते हैं और y वाले एक्सिस को y के साथ घटाते हैं और बीच में जोड़ होता है। बीच में क्या होता है, जोड़ होता है। तो यानी हम कह सकते हैं इसका सूत्र रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या कहीं कहीं पर आपको मिलेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोनों एक ही है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम उस पर नहीं होता है। या तो वो सूत्र बोल सकते हो या ये बोल सकते हो, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि यह पॉइंट को आप समझ गए होंगे। यही पॉइंट को आपको जहन में रखना, आपको मेमोरी में फिट कर लेना। यदि फिट कर लेते हो तो समझिए कि आपने बिल्कुल 50% के पड़ाव पर क्वेश्चन पर आप निर्देशांक ज्यामिति को पहुंच गए, ठीक है। अगला आता है, क्या बोल रहा है कि जब दो बिंदु के बीच की दूरी हो जाता है तो मूल बिंदु के बीच की दूरी पूछता है। क्या पूछता है, मूल बिंदु की बीच की दूरी, मूल बिंदु की बीच की दूरी पूछता है, ये भी पूछता है, ठीक है। तो मूल बिंदु का मतलब भाई मैंने बताया था, क्या बताया था कि यदि ये y एक्सिस है, ठीक है, और ये x अक्ष है, ठीक है, ये y अक्ष है और ये x अक्ष है, तो मूल बिंदु यहाँ पर होता है 0,0, ये इसको हम लोग O देते हैं। यहाँ पर कोई बिंदु P है और यहाँ पर P को हम लोग क्या माना है, x माना और y माना है, इसका निर्देशांक, और यहाँ पर ये क्या हो गया, OP हो गया। तो OP के लिए जो फॉर्मूला होता है, दो बिंदु के बीच की दूरी OP जो निकाल रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो ये जो आपके सामने दिख रहा है कि x1 इसका जो काम कर रहा है 0 है और एक यहाँ पर x1 है और यहाँ पर x जो इसका है वो
एक्स एक्सिस एक्स है, तो हम इसके लिए डायरेक्ट सूत्र क्या होता है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। यानी आप यदि दो सूत्र को निर्देशांक ज्यामिति के चैप्टर को यदि आप देख रहे हो और ये दो फॉर्मूला आपको यदि याद है तो समझिए कि आप बहुत हद तक आप इस चैप्टर से परिचित हो, इस चैप्टर को जानते हो। ठीक है, क्या जानते हो कि दो बिंदु के बीच की दूरी के लिए √x1 माइनस x2 को ऑल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 को ऑल स्क्वायर होता है। और मूल बिंदु के बीच की दूरी के लिए फॉर्मूला होता है, यानी जिस तरह से अभी एग्जांपल के जरिए मैंने बताया, क्या बताया कि OP बराबर होता है x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये कैसे होता है आइए मैं बता देता हूं भाई मेरे। हम लोग जानते हैं दो बिंदु चाहे वो AB के रूप में हो या OP के रूप में हो, नाम अलग होने से कोई मतलब नहीं, लेकिन डिस्टेंस वही होना है, दो बिंदु ही होना चाहिए। वह बिंदु O है और एक P है। ठीक है, तो यानी OP बराबर अगर हम देख रहे हैं तो x का स्क्वायर यानी 0 माइनस x का स्क्वायर होगा। ठीक है, और प्लस जो होगा y है 0 माइनस y का स्क्वायर होगा। ठीक है, इतना होगा क्योंकि x1 माइनस x2 का ऑल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ये चीज कैसे आता है मैं ऐसे नहीं लिखा हूं, यही रूल के हिसाब से लिखा हूं। ठीक है, अब देखो मेरे भाई ये 0 माइनस x तो ये माइनस x का स्क्वायर हो गया और प्लस माइनस y का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं आप, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस होगा y का स्क्वायर y स्क्वायर। पता ही चला कि यही चीज को आपने यहाँ लिख दिया। मैंने जल्दी से आपको काफी टाइम को कम करते हुए मैंने ये पार्ट को पहले ही लिख दिया था। लेकिन यदि आप पूछोगे सर ये कहाँ से आया, तो यही वे में कैलकुलेशन का जो मेथड है वही मेथड से मैंने यहाँ प्रॉब्लम को यहाँ चीज को यहाँ लिख दिया। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि यदि आप जो है यहाँ तक अगर समझ जाते हो तो बिल्कुल समझिए कि आप जो है निर्देशांक ज्यामिति के 50% क्वेश्चन को आप बना देते हो, यदि पूरी अच्छे ढंग से यहाँ तक आपको इंट्रोड्यूस हुआ है तब। ठीक है, चलिए अब मैं क्या बताने वाला हूँ कि आगे चल के क्या होगा मेरे भाई कि आप जब निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर को आप बनाओगे, जब बुक को देखोगे क्या होगा कि कहीं कहीं पर यही चीज को क्या होता है कि त्रिभुज पूछ देगा, वह समबाहु त्रिभुज पूछ देगा, समद्विबाहु त्रिभुज पूछ देगा, समानांतर चतुर्भुज पूछ लेगा, यही सब जो है चतुर्भुज आएगा, त्रिभुज आएगा, वह सम चतुर्भुज आएगा। ये सारी चीजों को आपको देखने को मिलेगा। और वह कैसे आएगा, यानी कहीं पर बोल देगा कि बताएं कि तीनों बिंदु जो है वो सम त्रिभुज क्या कहते हैं समबाहु त्रिभुज को दर्शाती है। बताएं कि ये तीनों बिंदुएं जो है वो मतलब क्या कहते हैं समकोण समद्विबाहु समकोण त्रिभुज को दर्शाती है। बताएं कि यह त्रिभुज जो है समद्विबाहु त्रिभुज को दर्शाती है। तो उसके कंसेप्ट में यदि मैं बोल रहा हूं कि समबाहु त्रिभुज को दर्शाती है तो इसका मतलब यदि A है और B है और C है, पहला पॉइंट आपके सामने 4 और 3 है, दूसरा पॉइंट आपके सामने 3 और 4 है और चौथा पॉइंट आपके सामने 1 और 2 है, तो इसके कंसेप्ट में आपका क्वेश्चन जो यदि मतलब दो बिंदु के बीच की दूरी आपके लिए इतना पार्ट इंपॉर्टेंट है कि यही अगर याद रहेगा तब आप बता सकते हो कि यह दिए गए जो निर्देशांक ज्यामिति के जो तीनों बिंदुएं हैं A, B और C है वह एक समबाहु त्रिभुज को दर्शाती है, वह एक समद्विबाहु त्रिभुज को दर्शाती है। अब कैसे होता है ये थोड़ा सा मैं हाईलाइट करा देता हूं, बाकी कल के क्लास में मैं पूरी तरह से वही चैप्टर पर आने वाला हूं जिस चैप्टर का आपको काम आने वाला है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि AB, तो AB का मतलब बता रहा है कि A और B दो बिंदु के बीच की दूरी, तो जिस रूल का फॉर्मूला यहां पर मैंने बताया वही फॉर्मूला पर आधारित यहां पर इसको निकालना है AB को, फिर आते हैं BC के पास BC को निकालना है और फिर आते हैं AC के पास। यदि यह क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध करें कि समबाहु त्रिभुज है तो उसका कंसेप्ट ये होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज के तीनों साइड बराबर होते हैं, तीनों भुजा बराबर होते हैं। यदि हम निकाल लें मेरे भाई कि AB अगर इसका मान लिया जाए, कुछ पल के लिए मानते हैं कि 10 इकाई यूनिट आया है, उसके बाद AB के बाद BC भी कितना आया है 10 यूनिट आया है, BC के बाद AC भी कितना आया है 10 यूनिट आया है। तो इससे पता ही चला कि दिए गए सभी बिंदुओं के जो निर्देशांक हैं वह समबाहु त्रिभुज को दर्शाते हैं। अब क्यों दर्शाते हैं तो आप खुद बता दोगे, क्योंकि सभी का साइड इक्वल आ रहा है तो इससे ये पता चलता है कि ये समबाहु त्रिभुज के निर्देशांक ज्यामिति के बिंदु हैं। बात समझ में आया कि नहीं? यदि दो साइड मान लिया 10-10 इक्वल आता और ये नहीं आता तो वहां पर हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, दो भुजा बराबर। ठीक है, तो वैसा वैसा त्रिभुज आपको देखने को मिलेगा, वैसा वैसा चतुर्भुज आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आपको जो है उससे पहले दो बिंदु के बीच की दूरी का मालूमात होना चाहिए, इसका कंसेप्ट होना चाहिए, मूल बिंदु के बीच की दूरी का कंसेप्ट होना चाहिए। यदि ये दो कंसेप्ट रहे
रहेगा, उसके बाद कौन सा कौन क्वाड्रेंट में होता है, प्रथम में क्या होता है, सेकंड में क्या होता है, थर्ड में क्या होता है, फोर्थ में क्या होता है, ये सारी चीज़ों का यदि नॉलेज है तभी आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे, वरना आपके लिए ऐसा आसान क्वेश्चन भी बड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज के क्लास को आप अच्छे ढंग से समझे होंगे, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा। आज का जो निर्देशांक ज्यामिति है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसका जो पहला पार्ट आज मैंने पढ़ाया आपको भली भांति से समझ में आया होगा, जहां तक मेरा मानना है, क्योंकि मैं जो भी पढ़ाता हूं दिल से पढ़ाता हूं। आप लोगों का प्रेम, आप लोग की मोहब्बत को याद करते हुए मैं ये कभी भी ऐसा नहीं सोचता हूं कि मैं जो है सिर्फ मैं पढ़ रहा हूं, बल्कि मैं इस पर्पस से पढ़ाता हूं कि आपको मैं जो भी बात बोलूं वो आपकी भाषा में ही बोलूं, जिससे आप काफ़ी आसानी भाषा में समझ सकें, किसी तरह का आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जिस तरह के आपके फैमिली में बात कहा जाता है, अपने भाई बहन कहते, उसी तरह से मैं कुछ पल के लिए वही बनता हूं कि ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई, जितना भी टॉपिक आज का पढ़ाया, हेडिंग पॉइंट बताया, लेसन का पार्ट स्टार्ट किया, नए चैप्टर को स्टार्ट किया, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। यदि आप समझ गए हैं तो कुछ ऐसी चीज़ों को एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लें, समझ लें। कहीं पर कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट करें, कहीं पर कोई टेंशन हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट के जरिए बताएं, मैं सारे टेंशन को कोशिश करूंगा कि दूर कर दूं। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को मैं यहीं तक एंड करता हूं, यहीं पर विराम करता हूं। कल हम लोग फिर मिलेंगे चैप्टर के नए क्वेश्चन के साथ, नए सवाल के साथ, और बिल्कुल जो है कल से आपके बुक पर आधारित समझिए सवाल आने वाला है, और आपके एग्जाम से रिलेटेड जो है मैं क्वेश्चन को लेकर आऊँगा, एक अच्छा कंसेप्ट लेकर आऊँगा, एक अच्छा बेस लेकर आऊँगा, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो, आपके बुक के लिए भी काफ़ी जो है लाभदायक हो। ठीक है मेरे भाई, चलिए आप पूरे लगन से, पूरी ईमानदारी से, पूरी वफादारी से आप अपने काम को करते रहो, मैं आपका साथ दूंगा हमेशा। ठीक है, आज के क्लास के लिए बाय, फिर हम लोग कल मिलेंगे।